दफा 370 हटने के दूसरी बरसी पर पीएचईडी का रद्द-ए-अमल। तारिगामी ने कहा 5 अगस्त को तारीख में सियाह बाब के तौर किया जाएगा याद। बीजेपी ने भी 5 अगस्त को नए दौर से किया ताबीर। बानिहाल काजीगुंड टनल ट्रायल बुनियादों पर बहाल। मुसाफिरों के लिए 16 किलोमीटर का सफर होगा आसान। आवाम ने भी टनल की बहाली पर खुशी का किया इजहार। और मुल्क की अहम तरीन फ्रूट मंडियों में शुमार सोपोर मंडी की हालत खराब। 30 बरसों से सरकार की तवज्जो से महरूम। आवाम ने हुकूमत से मंडी की तामीर के लिए की फिर से अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी, श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। और सबसे पहले बात 5 अगस्त के तारीख की, जिसकी अब दूसरी बरसी होने वाली, यानी 370 का इख्तिताम। और उसके बाद 2 सालों में क्या कुछ हुआ है, पीएचईडी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। और पीएचईडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आया है। और उन्होंने कहा कि 2 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। तारिगामी ने यह भी कहा कि 5 अगस्त की तारीख को सियाह तरीन बाब के तौर पर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, तवारीख में याद किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो ताज की हैसियत हासिल थी, अब वो ताज न रहा, बल्कि हर एक शख्स को यहां बेइज्जत किया गया। यह तारिगामी का मानना है। तारिगामी की जानिब से यह भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया कि पिछले 2 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हुई और ना ही कोई कारखाने खुले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो यही कहती थी कि यहां पर बाहर आएगी, तामीर और तरक्की का जाल बिछाया जाएगा। लेकिन यहां पर 2 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ वही कि जो यूपीए सेकेंड में हुआ था, जिन कामों का, जिन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया था, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार ने यह भी दावा किया था कि 370 पंडितों की वापसी में हाइल है, लेकिन अब जबकि 370 हटाई भी गई, लेकिन ना ही पंडित आए और ना ही उस सवाल से कोई माहौल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से हाल ही में उनकी मुलाकात भी हुई है और वहां पर कुछ उम्मीदें भी थी, लेकिन कोई भी उम्मीद अभी तक जून से लेकर आज तक बर नहीं आई है। तारिगामी ने मजीद क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। उनकी एक कहानी है और आज 2 साल बीत गए, नए कानून हमें मिले हैं, जोर ज़बरदस्ती के कानून। और आज अगर किसी को इल्ज़ाम लगा हो पत्थर चलाने का, उसका भाई उसके गुनाह में शरीक नहीं। अगर गुनाह भी किया होगा, गलत भी किया होगा, लेकिन सज़ा उसको भी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई, उसमें हम गए, लेकिन कुछ उम्मीदें थी। 1 महीना से ज़्यादा उर्सा हुआ। हमने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह बंद हैं, उनके केसों का जायज़ा लिया जाए। रहा किसको किया? गिरफ्तारियां तब से लेकर आज तक कितनी उसमें तादाद में इजाफा हुआ, किसने किया? और फिर नए कमाने, जैसा कि भी आपने कहा कि आपने जुर्म किया, आपको इल्ज़ाम लगा, लेकिन सज़ा आपके रिश्तेदार को भी, भाई को भी। पासपोर्ट न मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। हत्ता कि अभी भी हमारे मुल्क के अंदर जुडिशल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम मौजूद है। जब तक कोई अदालत किसी को मुजरिम करार ना दे, तब तक उसको सज़ा नहीं मिल सकती। लेकिन ये अनोखा इलाका है और अनोखी हुक्मरानी है। यहाँ कुछ कानून के नाम पर लाकानूनियत का राज है, ऐसा है यहाँ। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने मीटिंग बुलाई, हम गए, आपने वहाँ कहा दिल्ली की दूरियां कम होंगी, दिल की दूरियां कम होंगी। अगर ऐसा है, आज बताइए जून से लेकर आज तक कौन सा ऐसा कदम उठाया जहां दिल की दूरियां कम हो? ऐसे अहकामात सादिर करके मुझे मत पूछ लीजिए, अपने आप
जो कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, मीडिया की, उनकी बंदिशों को देख लीजिए। खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन ये सन्नाटा मेरी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से नहीं, ये सन्नाटा एनफोर्स्ड सन्नाटा है। और जहां भी ऐसा हुआ है आज तक, ये ज्यादा देर चला नहीं। रात कितनी ही तारीख क्यों ना हो, मेरा यकीन है, मेरा मानना है, सुबह को आना होगा। रोशनी की किरणें फिर मेरे वतन के लोगों को नसीब होंगी। एनफोर्स सन्नाटा है और ये मोहतसब तारिगामी का मानना है, और उनका मानना है कि सरकार की जानब से ये सन्नाटा यहाँ मौजूद है। और उनका ये भी कहना है कि सरकार अनोखी है और इलाका भी अनोखा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस तरह से कवानीन जम्मू कश्मीर के अंदर लाए गए और उसमें मुल्क के अंदर एक जुडिशल सिस्टम है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के विज़ा बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स ही चलते हैं, और यहाँ पर जुडिशरी को या जो जुडिशल ट्रायल चलनी चाहिए थी उसका मौका भी नहीं दिया जाता। ये तारिगामी है और उनका मानना है कि 2 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इससे बिल्कुल मुखालिफ अपना बयानिया है, और उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब तामीर और तरक्की का दौर शुरू हो गया है, जम्मू कश्मीर बदल गया है। और ये मानना है मनीष शर्मा, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है और आल मोर्चाज के वो इंचार्ज भी हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नया दौर शुरू हुआ है, इसमें तामीर और तरक्की होगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगी और बाकी लोग भी यहाँ पर सरमायाकारी के लिए आएंगे। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का जो बाब है वो सियाह नहीं बल्कि रोशन बाब होगा। नौजवान देखिए कितनी खुशहाली आज बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ नई इंडस्ट्री पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी उसका आगाज हो। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि कोरोना ने, इस महामारी पैंडेमिक ने हमें थोड़ा सा पीछे किया है, लेकिन अगर इस लड़ाई में भी कोई देश लड़के बाहर आया है तो वो भारत है। और आज आप देखेंगे कल ही यूएनओ का प्रतिनिधित्व भी, अध्यक्षता भी भारत, आज देखिए कितना मान सम्मान है। हमारा देश मोदी जी के राज में कितना आगे बढ़ रहा है। और आप आने वाले समय में देखेंगे जहां डेवलपमेंट्स की जड़ियां लगने वाली है, जहां बच्चों के, नौजवानों के रोजगार के लिए नई नई पॉलिसीज बन रही है और एलजी प्रशासन पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है अभी भी सिस्टम में कुछ काली भेड़ें अभी भी बैठी हैं। हम उनकी तलाश कर रहे हैं, हमने उनकी तलाश में जगह जगह अपने सिस्टम लगाए हुए हैं, सरकार अपना काम कर रही है। और आप देखेंगे ऐसी काली भेड़ों को निशाना बनाकर हम किसी को बख्शे नहीं। अगर गांव, आज एक सरपंच है, देखिए आप बात कर रहे हैं फायदा क्या हुआ। आज इस जहां हम कश्मीर में सुनते थे कितनी पोलिंग होगी, 2%, 1%, आज डीडीसी के चुनाव में मनीष शर्मा कहते हैं कि अभी भी सिस्टम के अंदर कुछ ब्लैक शीप्स है, उनकी निशानदेही की जा रही है। हालांकि अभी निशानदेही नहीं हो पाई है, लेकिन कब तक हो जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया दौर शुरू होगा, रोशन दौर शुरू होगा, और तामीर और तरक्की के साथ साथ रोजगार के मौके भी खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगी, और उसके साथ साथ जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके साथ भी लोग जुड़ते रहेंगे। लेकिन बात करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बानिहाल की, क्योंकि काजीगुंड से लेकर बानिहाल तक 8.5 किलोमीटर की जो टनल है उसको आज ट्रायल बुनियादों पर बहाल किया गया है। मकामी लोग इसे एक बड़े कदम के तौर पर देख रहे हैं और माना जा रहा है कि इस टनल के खुलने से लगभग 16 किलोमीटर का जो सफर है वो आसान हो जाएगा, और इस तरह से जो घंटों का सफर है वो कुछ मिनटों के अंदर ही यहाँ पर तय हो पाएगा। तो इस तरह से एक वक्त जो अगर किसी इंसान का बचता है तो उससे अवाम काफी खुश व खरम में रहते हैं। सरकार का तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। ये जो टनल है 8.5 किलोमीटर का बना हुआ है, जिससे हमें 16.5 किलोमीटर कम हुए सफर के लिए। हम सरकार को मुबारकबाद पेश करते हैं पूरी अवाम की तरफ से, और जिससे हमारे लोगों को फ्यूल बचा है, रास्ते का जो टाइम लगता था वो खत्म हुआ है। हमारे बीमार जो स्लाइडी एरिया से जाते थे, काफी लंबा जाम होता था, जो दिन भर जाम में रहते थे, उनका टाइम बचा है। जहां हमें 2 घंटे लगते थे कश्मीर पहुंचने में, वहां आज हमें 10 या 15 मिनट लगते हैं। पंचाल की विशाल पहाड़ियों के बीच में से निकाली गई 8.5 किलोमीटर 2 ट्यूब्स के मुकम्मल होने के साथ ही लोगों को सफर के हवाले से एक बड़ी राहत जो है वो आप देखने को मिलेगी। और जहां पर बानिहाल से काजीगुंड 16 किलोमीटर
اس میں ڈسٹنس بھی کم ہو گیا اور سفر کے حوالے سے لوگوں کو ایک راحت ملے گی. کہیں نہ کہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ سفر میں جو یہ آسانی ہے اس حوالے سے لوگوں نے سرکار کا بھی شکریہ ادا کیا. کیمرہ پرسن زید راجہ کے ساتھ عارف وحید، گلستان نیوز. ناظرین، جموں کشمیر کے اندر کووڈ اگرچہ کنٹرول میں ہی ہے لیکن جو تیسری لہر ہے اس کی پیشن گوئی پہلے سے ہی کی گئی ہے، کیونکہ مانا گیا ہے کہ جو اگست مہینہ ہے اور اس کے وسط سے لے کر آخری ہفتے تک جموں کشمیر کے اندر بھی جو کووڈ کی تیسری لہر آ سکتی ہے. اور اس حوالے سے محکمہ صحت ہو یا ریاستی انتظامیہ، ڈویژنل انتظامیہ ہو، ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں، پہلے سے ہی پریپیئرڈنس ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ جموں کے اندر ریسنٹلی کچھ اموات بھی ہوئی ہیں اور کیسز کی جو تعداد ہے وہ 150 کے آس پاس ہے. کل کے دن کی جو کیسز ہے 140 آئے، جس میں 70 کشمیر وادی سے اور 70 جموں سے ہیں. ان لاک بھی جاری ہے اور اس بیچ جو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا، جو یہ توقع کی جاتی تھی کہ 100 سے نیچے یہ نمبر آئے گا، لیکن ابھی تک یہ نمبر 100 سے نیچے نہیں آیا ہے. اور دوسری جانب جب بازاروں کی حالت دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کی گائیڈ لائنز ہے یا SOPs ہے اس پر جگہ جگہ پر وائلیشن بھی دیکھی جا رہی ہے. اور ماہرین نے جو پریڈکشن کی ہے، جو انہوں نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کی ہے کہ تھرڈ ویو آ جائے گی، تو اس حوالے سے ابھی صورتحال کیا ہے؟ کہیں کیسز بڑھ تو نہیں رہے ہیں، جہاں پر کیسز گھٹنے چاہے اور وہاں پر اگر وہ برابر رہتے ہیں تو کیا یہ تھریٹ نہیں ہے، یا اگر بڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے سرکار کی جانب سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ عرفان فاضل اس وقت میرے ساتھ ہے. عرفان، جاننا چاہیں گے کہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ 3 کے آس پاس جو اموات ہے وہ کووڈ سے جموں کشمیر کے اندر ہوئی ہے اور خاص طور پر جموں کے اندر بھی. اور ابتدا سے لے کر ابھی تک جموں کے اندر کووڈ زیادہ نہیں تھا بلکہ کشمیر کے اندر ہی زیادہ تھا، لیکن کافی وقت سے دیکھا جا رہا ہے کہ جموں بھی اب اس کے شکنجے میں آیا ہے. تو کیا ہے پوری تفصیل، کیا ہے ڈپارٹمنٹس کا ماننا، صوبائی انتظامیوں کا ماننا؟ بہت بہت شکریہ ہلال. اگر ہم بات کریں سب سے پہلے فگرز کو لے کر، تو جس طریقے سے ہمارے پاس رپورٹ ہے تقریباً 321865 پیپل جو ہے تقریباً وہ جموں کشمیر میں افیکٹ ہوئے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ریکوری ریٹ بھی کو لے کر بھی ہم بات کریں تو ہمارے پاس نمبرز جو ہے وہ 316188 آؤٹ آف 321865 ہے. دیٹ مینز اگر دیکھا جائے ریکوری ریٹ بھی جموں کشمیر کی اچھی ہے بنسبت جس طریقے سے کیسز کی تعداد بڑی تھی. اگر ساتھ ہی ساتھ پیشنٹس کو لے کر بات کریں، ابھی بھی 1293 پیشنٹ جو ابھی بھی ہسپتالوں میں ہیں جو ریکور ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے جس طریقے سے اموات ہوئی ہے، 4000 سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں جان گوا بیٹھے ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو کل بھی ہم نے دیکھا کہ کل جس طریقے سے ہم نے دیکھا 140 کے قریب جو کیسز آئے اور اس میں سے جو 3 ڈیتھس ہوئی ہے، ایک راجوری سے ہوئی ہے، ایک ڈوڈا سے ہوئی ہے اور ایک GMC جموں سے ہوئی ہے. تو خاص طور پر اگر دیکھا جائے یہ جو ابھی اوور آل ڈیٹا جو دکھائی دے رہا ہے، ایک سائڈ سے کووڈ کیسز جس طریقے سے پہلے کافی زیادہ بڑھ رہے تھے اب دھیرے دھیرے گھٹ رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کم ہو رہے ہیں. لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ جس نوعیت سے اور جس شدت سے یہ کم ہونے چاہیے تھے، یعنی بلو 100 آنا چاہیے تھے، ڈبل ڈیجٹ میں نمبر آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی یہ ٹرپل ڈیجٹ میں ہے، تو اس سے بھی ایک تھریٹ تصور کیا جاتا ہے. ایبسلیوٹلی ہلال. اگر بات کریں جس طریقے سے ڈیلٹا وائرس کی اگر ہم بات کریں اور خاص طور پر دیکھا جائے تو کیرلا سے یہ جو تھرڈ ویو کے کیسز کے آنے کی شروع ہوگی دھیرے دھیرے اب اس کی جو کیسز کی تعداد جو ہے وہ وہاں پر بڑھ رہی ہے اور ماہرین کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ ٹریول کر کے ڈفرنٹ سٹیٹس میں پہنچے گی. اور جموں کشمیر کو لے کر پہلے سے ہی ماہرین نے اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیا ہے، جس پہ خاص طور پر چلڈرنس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس کو بڑی امپورٹنٹلی اور سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا. مگر سیکنڈ ویو نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے، مگر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو زمینی صورتحال ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ یا ماسک کو لے کر کافی زیادہ امپورٹنٹ اس وقت ان چیزوں پر دھیان دینا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی شاید لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کووڈ ہے. اگر یہ بھی اب آپ دیکھیے تو جہاں پر ان لاک کے معاملات چل رہے ہیں، گارڈنز کی اگر بات کریں، مارکیٹس کی اگر بات کریں، تو لوگوں نے ماسک پہننا شاید کم کر دیا ہے، مگر ماسک کی کافی زیادہ امپورٹنس ہے سوشل ڈسٹینسنگ. بلکہ جو SOPs ہے اس کی وائلیشن جگہ جگہ پر دیکھی جا رہی ہے، چاہے وہ باغات ہو، پارکس اینڈ گارڈنز ہو یا بازار ہو یا ٹرانسپورٹس ہو، ہر جگہ پر اس کی وائلیشن دیکھی جا رہی ہے. فی الحال بہت بہت شکریہ پوری جانکاری دینے کے لیے. کووڈ کے حوالے سے جہاں لوگ اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہیں پر انفورسمنٹ ونگ جو سرکار کی ہیں اس پر بھی لاپرواہی دیکھی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسی لاپرواہی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. سرکار کی جانب سے جرمانے بھی طے کیے گئے تھے کہ کتنا جرمانہ کرنا ہے، لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نوعیت سے جرمانے ہونے چاہیے تھے، جس شدت سے جرمانے ہونے چاہیے تھے اور کارروائی ہونی چاہیے تھی، اس نوعیت کی نہیں ہو رہی ہے.
बात करते हैं सुंबल की, जो कि बांडीपुरा का एक सब डिवीजन है और यहाँ पर इस इलाके को कोविड फ्री करार दिया गया है और इस हवाले से यहाँ पर आज एक रैली का भी एहतमाम किया गया था और इस रैली में एसडीएम सुंबल बशीर अहमद भी मौजूद थे और उसके साथ साथ मुतल्लिका तहसीलदार भी थे। इसके अलावा और भी जो अफसरान थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो भी इस रैली में शामिल थे और इस रैली का मकसद वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचाना और इसकी अहमियत और हिफाजत बयान करना और उसके साथ साथ भले ही इलाका कोविड फ्री है लेकिन एसओपीज पे अमल करना कितना ज़रूरी है वो भी बताया गया था। प्ले कार्ड्स हाथों में रखे हुए थे जिसमें साफ सफाई, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से भी यहाँ पर बात कही गई है और लोगों को अवेयर किया जा रहा था। सिलसिले में हमने आज एक अवेयरनेस रैली निकाली जो सुंबल इरिगेशन कॉलोनी से शुरू होकर मेन मार्केट सुंबल से वाया बख्त मोहल्ला से होकर आई और यहीं पे कंक्लूड हुई। क्योंकि हम वादाबंद है इस चीज़ के लिए कि हमें अपने इस डिस्ट्रिक्ट और अपने इस सब डिवीजन को कोरोना फ्री कराना है और चूंकि जिस तरह एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक थर्ड वेव आने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा डेडली है, हम ये भी चाहते हैं कि लोगों तक ये जानकारी चली जाए कि जितना जल्दी लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें उतना बेहतर है। जितना लोग मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धो लें, बाकी सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तब तक हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ओबेसिटी बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और इसके मौरिकात क्या है, वजूहात क्या है। कुछ माहिरीन इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि जो बच्चे जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं वही एक वजह है और उसके साथ जो फास्ट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं वही एक वजह है ओबेसिटी का और इसका रुझान बच्चों के अंदर काफ़ी बढ़ रहा है और कई एक जगहों पर इसका बाज़ाब्ता तौर पर तजुर्बा भी किया गया है। और इस हवाले से आज जो एडीसी श्रीनगर हनीफ बल्की है उनकी सदारत में एक मीटिंग भी मुनक्कद हुई जिसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हिलाल अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे और इस मौके पर वजूहात के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट उस पर मुफस्सल बात हुई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं न सिर्फ वो ऐसे वेंडर्स को बाज़ाब्ता ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से जो साल्ट, शुगर और फैट कैसे कम किया जाएगा ऐसे फूड से ताकि इसके असरात बच्चों पर और खाने वालों पर कम पड़ेंगे। इस हवाले से बाज़ाब्ता की अवेयरनेस होगी और साथ ही साथ जो फूड की क्वालिटी है, साफ़ सफाई है, उस हवाले से भी बाज़ाब्ता मुहिम छेड़ी जाएगी ताकि जो आम इंसान है उन्हें सही, साफ और दुरुस्त फूड खाने का मौका मिल सके। देखिए, आज जो यहाँ मीटिंग बुलाई गई ये ईट राइट चैलेंज के मुतालिक थी। ईट राइट चैलेंज जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मेन मुद्दा व मकसद ये है कि डाउन द लाइन एक मैसेज चली जाए लोगों तक, एक कंज्यूमर तक, कि क्या उनको खाना है, क्या नहीं खाना है। इस प्रोग्राम के तहत हमें दो किस्म की एक्टिविटीज़ करनी है। एक हो गया जो हम रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, जो हम कोर्स मेजर्स लेते हैं, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मार्केट में जाते हैं, वहाँ से सैंपल्स उठाते हैं या वहाँ उनको जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको एजुकेशन भी देते हैं साथ साथ में। मगर हमें इस प्रोग्राम के तहत एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना है, हमें लोगों को अवेयर करना है। देखिए, मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो हमारा एक प्रीमियर यहाँ हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सिक्किम्स का, उन्होंने जो यहाँ पर एक सर्वे की उसमें उन्होंने ये पाया कि आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन 1 इज ओबेस और ओवरवेट। वो क्यों ओबेस या ओवरवेट है? इसलिए है कि वो जो बच्चे हमारे हैं वो इस वक्त जो है वो जंक फूड खाते हैं। जंक फूड हम किसको कहते हैं? उसमें साल्ट, शुगर और जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है, वाइल जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए माइक्रो या मैक्रो वो उसमें बहुत कम होते हैं। तो हमें ये भी एक स्कूल्स में हमें जाना है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अब स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, वहाँ भी हमें जाना है, या जो हमारे यहाँ कैंपसेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ हम जाएंगे। वहाँ हम ये मैसेज, ईट राइट चैलेंज की जो मैसेज है वहाँ हम ये पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे इस प्रोग्राम के तहत। जो उस ट्रेनिंग का नाम है फास्ट टैग। हायर सेकेंडरी स्कूल शांगस अनंतनाग में आज एक अवामी दरबार का एहतमाम किया गया था और इस अवामी दरबार में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग यहाँ पर मौजूद थे, पीयूष संगला, और उनके साथ साथ दीगर अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर कई तरक्याती कामों का जायजा भी लिया और अवाम के साथ भी बात की, अफसरान के साथ भी बात की और इस मौके पर उन्होंने अवाम के मसाइल भी सुने
और कंसर्न ऑफिसर्स को मौके पर हिदायत दिए कि उनके मसाइल सुनने के बाद उन्हें हल करने के लिए भी कोशिश की जाए ताकि आवाम को मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। पर्पज़ ये है कि मैं ग्राउंड असेसमेंट लेना चाहता हूँ कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एपेक्स के काम है वो कैसे रखा जा रहा है, जो इस साल के काम पूरे होने हैं उनको कैसे किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर पंचायत में थ्रू PRI मेंबर्स बहुत सारे काम रखवाए जाएं। आज कुछ काम का इनॉग्रेट भी किया गया, फाउंडेशन स्टोन डे किया गया। BDC चेयरपर्सन, DDC मेंबर वो भी यहाँ पे मौजूद थे और सभी सरपंच साहिबान थे। तो हम चाहते हैं कि जो भी काम इस साल के प्लान में रखे गए उनको ग्राउंड पे देखा जाए, ग्राउंड काम की एग्जीक्यूशन अच्छी हो, बढ़िया क्वालिटी का काम हो और खासतौर पे लोगों की मुश्किलात को सुना जाए। कई इश्यूज यहाँ के नोटिस में लाए गए, कुछ रोड को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, उनकी कोशिश रहेगी उनको उजाला किया जाए और साथ साथ यूथ की इन्वॉल्वमेंट को लेकर जो सरकार के बहुत सारे कदम हैं, यूथ क्लब। नाज़रीन, सोपोर की मंडी का नाम तो आपने सुना होगा और ये मंडी न सिर्फ मुल्क स्तर पर बल्कि एशिया में भी इससे बड़ी मंडियों में शुमार किया जाता है जो 372 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात है कि जब 30 साल पहले इस मंडी की बुनियाद यहाँ पर रखी गई, उससे तामीर करने के हवाले से उस वक्त जो रकम मखसूस की गई थी वो 38 करोड़ रुपए था और उसमें से अभी तक सिर्फ 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और मकामी जो ताजिर हैं या मकामी लोग हैं उनका ये मानना है कि 372 कनाल अराजी में से सिर्फ 50 कनाल अराजी को डेवलप किया गया है मंडी के तौर पर और 30 सालों में सिर्फ इतना ही हुआ है, जबकि इसको 372 कनाल अराजी पर तामीर करना चाहिए था, जिससे इसकी न सिर्फ वसअत बढ़ जाती बल्कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मैसर होता और उससे पूरे इलाके की शान भी बहाल हो जाती। उनका मानना है कि हर सरकार ने इससे नज़रअंदाज किया है, चाहे डेमोक्रेटिक सरकारें हों या उसके बाद जितने भी गवर्नर साहिबान आए हैं, तो हर दौर में इसे नज़रअंदाज किया गया है। मकामी ताजिर और लोग क्या कहते हैं, आइए आपकी नज़र करते हैं। नेशनल हाईवे को किसी भी सूरत में, खासकर जो हमारा ये एप्पल जा रहा है, पेरिशेबल आइटम, इसको ना रोका जाए रास्ते में, ताकि ये इसकी लाइफ होती है 3-4 दिन, ये आगे मंडियों में पहुंच के जब रास्ते में रुक जाता है तो इसका मार्केट डाउन हो जाता है और ये सीधा असर जो ग्रोवर्स पे पड़ जाता है। हमारी में यहाँ की मंडी की आज अगर आप देखें कि हमारे मंडी में करीबन इस टाइम जो 10-15-20 हजार लोग पर डे यहाँ पर होते हैं जो अपना काम काज करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ की वाटर सप्लाई स्कीम जिस पे काम चल रहा है उसको सूरत लाई जाए ताकि यहाँ पानी की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए। महकमा PHE के साथ वाबस्ता ठेकेदारों ने आज चाडूरा सब डिवीजन में एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरों के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2014 से लेकर साल 2021 तक जो उन्होंने महकमे के काम अंजाम दिए उनकी बिलें अभी भी वाजिब अदा हैं। उनका कहना है कि ये बिलें करोड़ों में हैं, लेकिन महकमा उनकी बिलों को रिलीज करने के हवाले से कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से अपील की है कि इन बिलों को वागुजार किया जाए और उन्होंने ये भी धमकी दी है कि जब तक ना उनके बिलों को वागुजार किया जाएगा तब तक वो वर्क और टेंडर का बाइकआउट करेंगे। हम PHE डिवीजन चाडोरा से मुंसलिक ठेकेदारान यहाँ पर आज गैर मामूली तौर पर जमा हुए हैं। जैसा कि ये हमारा ही मसला नहीं है, पूरी वादी इस वक्त इस मसले से जूझ रही है। हमने जो भी यहाँ पर काम किया है तकरीबन पिछले 2 साल से उसकी कोई भी पेमेंट आज तक वागुजार नहीं हुई है। तो पिछला जो यहाँ पर पेंडिंग लायबिलिटी है फ्लड से लेकर आज तक यानी 2014 से लेकर आज तक वो लायबिलिटी भी अभी जूं की तू है, उसमें भी कोई गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिन अफसरान ने यहाँ पर हमें वो काम करवाया है जिनकी क़यादत चौधरी गुंड चाडूरा के मकामी लोगों ने भी एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर साल 2014 में फ्लड की वजह से पुल ढह गया था और उसके बाद उसे रिपेयर करने के लिए या असर नौ तामीर करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की गई। नतीजा ये है कि मकामी लोगों का राब्ता चाडूरा और दीगर इलाकों के साथ मुनक़ता हो गया है और आर्जी तौर पर यहाँ पर जो पुल बनाया गया है तो पानी आने की सूरत में ये राब्ता भी मुनक़ता हो जाता है। उनका मानना है कि बच्चे हों या बुजुर्ग हो, हर किसी को यहाँ से चलना
मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इस पुल की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इसकी तामीर और मरम्मत का काम शिद्दत से चलाया जाए। यह नालस ऑलरेडी वन नाले अबजारी यह सहलाब तम आय यु रूद हेर पेवान मामूली रूद पे यह नाल मुसिल न फेर तम सात यह आब वसान पे तार लगान कहें तम सात अपर मेहमान यपर कह बेमार या क्या सह हेकान अपार यपोर तम सात तार लगित कह तो अम ब्रो करे लट आय योर वारिया साहिब यह सह नमजन R&B आय सो डी सोब तव BDO सोब तव यमन सारे कर वोत वरी वो थकमित वो गोमुत कशर पोटन दम तक बराबर लक्ष रुपये ये बरादरी लोगमुत अवकात लोगमुत और अफसरन नश गसान मज दोपुक अप्रूवल मज दोपुक क्या थामत मज आय आर्मी दोपुक आर्मी दी यथ शेस्तर कदल मगर नतीज द्राव आज ताम आव न कुन जाय अमुक। चौधरीगंज के लोग काफ़ी नाराज़ हैं हुकूमत से और मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने चंदा जमा करने के बाद तकरीबन 1 लाख रुपए जमा किया है और उसके बाद वही खर्चा लगा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने के लिए, लेकिन अभी तक भी ये पुल तशनई तकमील है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से उन्होंने डायरेक्ट और सीधी मुतालबा किया कि उनकी मुरादों को पूरा किया जाए और जो उनकी मुश्किलात है उनका इजाला किया जाए। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।